अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद है। हर खबर के पीछे राष्ट्रहित होता है। मैं उस राष्ट्रहित की बात करूंगा। देखिए मेरे साथ राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में देश भर से आपके लिए खबरें लेकर आए। और आज की पहली खबर है देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई। आजकल आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम है, कई जगह पर बारिश हो रही है और ये बारिश कई लोगों के लिए परेशानी है। तो कई राज्यों में अच्छी बारिश की वजह से लोग खुश भी हैं, लेकिन यह बारिश दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए ढाल बन गई है। इसलिए यह खबर राष्ट्र सर्वोपरि में आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि दुश्मन देश आतंकियों को पालते हैं और यही आतंकी हमारे देश में कभी ठंड तो कभी बारिश का फायदा उठाकर घुसपैठ करते हैं। और इनकी घुसपैठ को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये भारत में आए तो पहलगाम जैसी हरकत करेंगे। इसलिए आपको सावधान कर रहा हूं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारी सेना तैयार है। जो राज्य बॉर्डर पर हैं, जहां भारी बारिश हो रही है, वहां भी ऐसी ही तैयारी है। और ये आतंकी कहीं से भी घुसने की कोशिश करेंगे तो इन्हें ठोकने के लिए हमारी सेना ने उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। यानी इनकी एक गलती मैं फिर कह रहा हूं, इन्हें जहन्नुम पहुंचा देगी। और ये घुसपैठिए कहां से घुस रहे हैं और बारिश इनके लिए कैसे ढाल का काम कर रही है, दिखाता हूं आपको। अब दुश्मन नहीं कर पाएगा घुसपैठ। दुश्मनों के मंसूबों के खिलाफ बीएसएफ तैनात। बारिश के मौसम में जहां जम्मू कश्मीर में नदी नाले उफान पर आ जाते हैं, तो पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश को धार मिलने लगती है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारतीय सेना दुश्मन की हर एक हरकत पर कड़ी निगाहें टिकाए हुए है। गुजरात एटीएस ने हाल ही में 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी खुफिया जानकारियां पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं तक पहुंचा रहे थे। लेकिन अब किसी भी मौसम का फायदा दुश्मन नहीं उठा पाएगा, क्योंकि नदी के रास्ते घुसपैठ की कोशिशें नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने अपनी जल शाखा को तैनात कर दिया है। इस वक्त हम जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे मौजूद हैं और यहाँ से पाकिस्तान का इलाका जो है वो चंद मीटर की दूरी पर है। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यहीं पे बीएसएफ का जो वाटर विंग है, खासतौर पर वो बीएसएफ के ट्रूप्स हैं जिन्हें पानी में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि जब जलस्तर बढ़े और पाकिस्तान इस रिवायती घुसपैठ के इलाके का फायदा ना उठा पाए। घाटी में भारी बारिश और बाढ़ के मंडराते खतरे के कारण रेड अलर्ट है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे निचले इलाके और जलाशय की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के जवान हाई अलर्ट पर हैं। बीएसएफ के जवान दिन रात गश्त लगा रहे हैं और सबका ध्यान इसी तरफ है, बढ़ते जलस्तर का फायदा उठाकर दुश्मन घुसपैठ ना कर पाए। ये वो इलाका है जहां पाकिस्तान इतिहास में भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है, दोबारा कर सकता है। लेकिन बीएसएफ के जवान कोशिश कर रहे हैं कि देश का झंडा जो है वो शान से लहराता रहे और उसके लिए लगातार किस तरह से इस पूरे इलाके को जो है बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर, चाहे जहां पानी का जल स्तर 7 फीट से लेकर 25 फीट तक भी है, वहां पर पेट्रोलिंग की जा रही है, ताकि एक भी कोना जो है वो ऐसा ना छूटे जहां से पाकिस्तान या फिर पाकिस्तानी आतंकी जो हैं वो घुसपैठ कर पाएं। गश्ती के लिए विशेष नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएसएफ के जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, ताकि कहीं दुश्मन कोई नापाक हरकत करते हुए दिखाई दे तो वहीं उसका खात्मा कर दिया जाए।
ये साफ हो गया है कि बीएसएफ हर संभव कोशिश कर रही है कि इन खतरनाक परिस्थितियों में घुसपैठ की हर कोशिश को असफल किया जाए। ये जो इलाका है, यहाँ से जो पाकिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, तकरीबन 100 से 150 मीटर में पाकिस्तान की सरहद है और इस सरहद से पाकिस्तान की हर एक कोशिश नाकाम हो, ये जो है बीएसएफ का लगातार प्रयास है। तवी नदी की बात की जाए या चिनाब की बात की जाए, लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इस बढ़ते खतरे के बीच बीएसएफ के जवान हाथों में अत्याधुनिक हथियार और लगातार पानी के स्रोत पर नजर बनाए हुए ताकि दुश्मन विफल हो सके। सभी संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ के जवान देश की सुरक्षा में 24 घंटे तैनात हैं, क्योंकि बिगड़े मौसम का दुश्मन पहले भी फायदा उठाता रहा है। साल 2021 में बीएसएफ ने बीकानेर जिले में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बड़ी कार्रवाई की थी। भारत में घुसपैठ के साथ ही पाकिस्तान भारी मात्रा में हेरोइन सप्लाई करता था, जिसे बॉर्डर पर तैनात भारतीय जवानों ने दबोच लिया। पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे करीब 300 करोड़ रुपए के 56 किलो हेरोइन को बीएसएफ ने जब्त किया था। इसके लिए तस्करों ने पूरी तैयारी की थी। अंधेरा होने की वजह से जब मौसम बिगड़ा और आधी रात को आंधी और तूफान शुरू हुआ तो तस्कर सक्रिय हो गए। हेरोइन सीमा के इस पार पहुंचाने की कोशिश में लग गए, लेकिन बीएसएफ ने उनकी कोशिश नाकाम कर दी थी। ऐसी साजिशें दुश्मन फिर रच सकता है, इसलिए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। देखा आपने, घुसपैठी कहीं भी छिपे हो, सुन लें, बीएसएफ ने ठोकने की तैयारी कर ली है। इसलिए भारत की तरफ अगर आंख उठाकर देखना है तो 10 बार सोच लें। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश से आपको खबर दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल आपको पता ही है, लेकिन आज मैं दिखाऊंगा रवि किशन के घर पर चलेगा बुलडोजर। ये बुलडोजर मॉडल पूरे देश भर में हिट हो गया है और आज राष्ट्र सर्वोपरि में इसी की चर्चा मैं कर रहा हूं। इसी बुलडोजर मॉडल जो उत्तर प्रदेश से चला और पूरे देश भर में हिट हो गया। अब बीजेपी के सांसद और एक्टर रवि किशन के घर पर बुलडोजर चल सकता है। ठीक सुन रहे हैं आप। और ये कहना किसका है? किसी और का नहीं, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। गोरखपुर से सांसद रवि किशन के घर पर बाबा का बुलडोजर जाएगा और उनका जो घर नाले पे बना है उसे तोड़ देगा। यह संदेश आज दिया है बाबा ने। अब आप कह रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है और इसका मतलब मैं आपको बताता हूं। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम पर भी हो, हम तो कह रहे हैं अगर हम गलत करें। यही है बाबा का संदेश। अगर आप गलत करेंगे तो एक्शन आप पर भी होगा और ऐसा होगा कि सिर्फ यूपी ही नहीं, देश देखेगा। और मैं तो कहता हूं कि जो अवैध निर्माण करते हैं या जिन्होंने अवैध निर्माण किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। कम से कम सबक तो सीखें ये लोग, चाहे वो कोई भी हो, कैसा भी हो। साथ ही कार्रवाई तो आज मैं कहूंगा उन पर भी होनी चाहिए जो पैसा लेते हैं काम के बदले और कुछ भी पास कर देते हैं, एनओसी दे देते हैं। उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज बाबा ने रवि किशन के घर पर एक्शन की बात क्यों कही है वो आपको पहले दिखाता हूं। रवि किशन के घर पर चलेगा बुलडोजर। सीएम योगी ने सांसद जी को बता दिया कि दिक्कत हुई तो कार्रवाई तय है। भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। योगी आदित्यनाथ हमेशा से अपने तल्ख तेवर और दृढ़ निश्चय के कारण सुर्खियों में रहते हैं। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद से अपराधी बाबा का नाम लेते ही कांप उठते हैं। प्रदेश के अपराधियों का एक एक कर खात्मा किया जा रहा है। अपराधी लगातार सरेंडर कर रहे हैं। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन का तो दूसरे राज्यों की सरकारों ने भी लोहा माना है। बुलडोजर एक्शन वाला योगी मॉडल एक एक कर कई राज्यों में आजमाया जा रहा है। लेकिन सीएम योगी ने तो आज बीजेपी सांसद रवि किशन को कह दिया, गोरखपुर में नाले पर बना रवि किशन का मकान अगर परेशानी खड़ी करेगा तो फिर कार्रवाई तय है। रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए
हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, भाई जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना, जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। ये नहीं हो सकता है कि वो नाले के ऊपर कोई भी बना दे और पता ही ना लगे। अब तो मशीन से ही सब पता लग जाएगा, सेंसर बता देगा कहां पे नाला जाम हो गया है, और फिर वहीं से बटन दबा करके उसको खुलवाने की व्यवस्था भी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने बेशक ये बात रवि किशन को चुटकी भरे अंदाज में कही, लेकिन संदेश तो साफ दे दिया है। बाबा का यही तो अंदाज है, उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिनों के दौरे पर हैं। रवि किशन गोरखपुर से ही बीजेपी के सांसद हैं। कहा जाता है कि रवि किशन के गोरखपुर में 11 घर हैं, जिनमें से रामगढ़ ताल वाले घर का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सबके सामने खुलासा कर दिया कि रवि किशन ने नाले के ऊपर मकान बना लिया है, और अगर ये घर किसी भी स्थिति में परेशानी खड़ी करेगा तो बुलडोजर तैयार खड़ा है। योगी अतिक्रमण को लेकर पहले भी चेतावनी देते रहे हैं। अवैध निर्माणों के कारण कहीं अगर जनता को परेशानी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि रवि किशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच हंसी मजाक का किस्सा खूब चर्चा में रहता है, और ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने रवि किशन की चुटकी ली हो। वो कई सभाओं के दौरान रवि किशन की चुटकी लेते हैं, लेकिन राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ योगी के तेवर किसी से छिपे नहीं है। जहां अतिक्रमण होगा वहां बाबा का बुलडोजर पहुंचेगा। योगी का ये संदेश इस पर साफ है, वो राज्य के विकास के बारे में सर्वप्रथम सोचते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी देश को विकास पथ पर बल मिलेगा। तो इसलिए हम आपको सावधान कर रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और गलत कर रहे हैं, या आप देश में कहीं भी रहते हैं और गलत कर रहे हैं, तो फिर आप पर एक्शन होना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र सर्वोपरि बनेगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, और बिहार के लोग ठहर जाइए, आपके लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, दुनिया जानती है। ये लोकतंत्र आपकी वजह से है, लेकिन इस लोकतंत्र को घुसपैठिए जकड़ लेंगे तो क्या होगा, सोचा है कभी आपने? अगर नहीं सोचा तो आपको बता रहा हूं, बिहार में चुनाव नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो विपक्ष के नेता कहने लगे हैं। कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करेगा तो हम चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। आप बताइए ये ठीक है कि नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये ठीक बात नहीं है। चुनाव आयोग काम कर रहा है आपके और हमारे लिए। चुनाव आयोग काम कर रहा है कि आप ठीक तरह से सरकार चुने, आप अच्छे से सरकार चुने। ऐसा ना हो कि कोई आए, फर्जी पर्ची बना ले अपने नाम की और वोट डाल दे। ये जो वोट डालते हैं ना फर्जी, इसी पर चुनाव आयोग चोट कर रहा है, और ये चोट इतनी जोरदार है कि कई सियासी पार्टियां हिल गई हैं, और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी, तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे ज्यादा हिली हुई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि आरजेडी कह रही है कि अगर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जारी रहेगा तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। सोचिए जरा, चुनाव ना लड़ने की बात कही जा रही है आरजेडी की तरफ से, और अगर आरजेडी चुनावी मैदान में नहीं जाएगी तो क्या होगा सोचिए, बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। लेकिन आप अगर नहीं जानते हैं कि सियासी पार्टियां जब मैदान में नहीं जाएंगी तो सरकार फिर किसकी बनेगी, चुनाव में कौन लड़ेगा, नियम क्या कहते हैं, यह आपको जानना चाहिए। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में मैं आपको दिखाने वाला हूं बिहार की सियासत में भूचाल कैसे आया है और चुनाव होगा या नहीं। देखिए रिपोर्ट। बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं, बॉयकॉट करने का चुनाव। तो क्या बिहार में चुनाव नहीं होंगे? बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक देश में जनता ही अपने जनप्रतिनिधि, अपनी सरकार और अपने नेता को चुनती है, और अगर विपक्ष इस तरह बिहार चुनाव का बहिष्कार करेगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है
क्योंकि बिहार में वोटर लिस्ट सुधारने के लिए हो रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से बड़े खुलासे हो रहे हैं। टेंशन इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि 56 लाख वोटर मिल ही नहीं रहे, यानी इनका नाम कटना तय है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी की जा रही है। ऐसे में तेजस्वी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कह दिया कि अगर ऐसी स्थिति रही तो चुनाव में हिस्सा लेने का क्या ही फायदा। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का मुद्दा केवल इसी राज्य का नहीं रह गया, बल्कि वोटर वेरिफिकेशन की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। पूरा विपक्ष इस पर एकजुट हो गया है और प्रदर्शन करने बैठा है। बिहार विधानसभा से लेकर संसद परिसर तक आरजेडी और कांग्रेस के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष का दावा है कि इस अभियान से गरीब लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इन आरोपों पर इलेक्शन कमीशन ने भी जवाब दिया है और एसआईआर पर सियासत करने वालों को दो टूक कह दिया है। क्या मृतक स्थायी पलायन कर चुके लोगों, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं का नाम हटाना गलत है? फर्जी या विदेशी लोगों के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता क्यों साफ नहीं करना चाहिए? विपक्ष फिर भी मानने को तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही है और कह रही है विपक्ष इस मुद्दे के जरिए अपनी हार छिपाने की सियासत कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा निर्णय है और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये विचार किया जा रहा है कि जनता के जब पूछेंगे और जनता कहेगी तो हम लोग चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। जब दलितों का, अल्पसंख्यकों का, पिछड़ों का वोट काटने का जो साजिश रची जा रही है और नाम जोड़ने का काम किया जाता है, काटने का काम नहीं किया जाता है। हमारी लड़ाई है, एसआईआर का जो लड़ाई है वो निश्चित रूप से हम वोटर को कटने नहीं देंगे। फर्जी वोटर बांग्लादेशी रोहिंग्या का नाम कट रहा है, ये सब देखकर वो हताशा और निराशा में है, इसलिए ऐसा घोषणा कर रहे हैं। बिहार की जनता मन बना चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 225, 25 से 30 फिर से नीतीश जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता एकजुट है। आने वाले वोट के सुनामी को देख करके उन्होंने ऐसा निर्णय लिया है। क्या कर रहे रोहिंग्या? करीब 3 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले ही बिहार में सभी राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ गए हैं। एसआईआर के मुद्दे को विपक्ष चुनावी चाल बता रहा है, लेकिन विपक्ष जो चुनाव के बहिष्कार की बात कह रहा है, अगर ये स्थिति बनती है तो ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक जटिल चुनौती पैदा कर सकती है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को चुनाव कराने, उसकी प्रक्रिया तय करने, उसे कंट्रोल करने का अधिकार देता है। इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। चुनाव आयोग का काम समय पर चुनाव कराना है, भले ही उसमें कोई दल हिस्सा ले या ना ले। संविधान के तहत चुनाव रद्द कराने का कोई प्रावधान नहीं है जब तक कि कोई असाधारण परिस्थिति जैसे हिंसा या प्राकृतिक आपदा ना हो। मतलब साफ है कि अगर पूरा महागठबंधन भी चुनावों का बॉयकॉट करेगा तो इलेक्शन होगा, इस पर कहीं रोक नहीं लगाई जा सकती। अगर केवल सत्तारूढ़ दल के लोग खड़े होते हैं और कोई कैंडिडेट नहीं होता तो वो भी निर्विरोध जीत जाएंगे। इस लिहाज से विपक्ष का ये पैंतरा भी उस पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में अगर आगे एसआईआर की लड़ाई और कितनी तीखी होगी ये देखना होगा, क्योंकि फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। बिहार में चुनाव तो होंगे और पूरी निष्पक्षता से होंगे, फिर चाहे विपक्ष कितनी सियासत क्यों ना कर ले। देख लिया ना आपने, मैदान छोड़कर अगर भागना है तो भाग जाइए। इस देश का लोकतंत्र तो जिंदा रहेगा, जनता चुनेगी, भले ही कोई निर्दलीय खड़ा हो, किसी दल से खड़ा हो, जनता अपना नेता जरूर चुनेगी। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और बड़ी खबर लेकर आया। अगर आप भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको हमारी अगली रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज हम कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान आखिर क्यों क्रिकेट खेलें। अरे मैं कहता हूं क्रिकेट ही नहीं, कोई भी खेल क्यों खेलें। भूल गए आप लोग
आपकी याददाश्त बड़ी कमजोर है तो याद दिला देता हूं। पहलगाम में हमला किया, पहलगाम में हमारे भारतीयों को मारा, हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया। भूल गए आप वो दिन जब आतंकियों को हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा था? और जब हमने आतंकियों को मारा तो वहां पर बैठे खिलाड़ी, जो लोग कहते हैं कि खेल और युद्ध को अलग रखना चाहिए, मैं कहता हूं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वही खिलाड़ी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की वाहवाही कर रहे थे। तब कहां गई थी ये खेल भावना? और अब खेल भावना की बात हो रही है। क्या देश की रक्षा का अधिकार सिर्फ फौजियों को है, सिर्फ सैनिकों को है, आपको और हमें नहीं है? क्रिकेट खेला जाएगा, हॉकी खेली जाएगी, गाना गाया जाएगा, म्यूजिशियंस आएंगे, पिक्चरें रिलीज होंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा क्यों? ये मेरी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। अगर भारत को रक्षा करनी है अपनी, तो हर भारतवासी को एक होना होगा। और मैं कहता हूं कि सिर्फ सैनिकों का काम करना नहीं है रक्षा, आपका भी काम है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे पास खबर आई है कि अंदर खाने एक मीटिंग हो गई है और जो एशिया कप भारत में होने वाला था उसे दुबई शिफ्ट करने की तैयारी है। लेकिन मैं फिर कहूंगा, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आखिर क्यों? दिखाता हूं आपको। एशिया कप पर सस्पेंस खत्म। एक ही ग्रुप में हो सकते हैं भारत पाकिस्तान। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट बढ़ गई है और इस कड़वाहट को अब शायद ही कभी कम किया जा सके। इसलिए तो भारत पाकिस्तान मुकाबले पर सस्पेंस बरकरार था। लेकिन एशिया कप का आयोजन कहां होगा और इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने आएंगी या नहीं, इस पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के एनुअल मीटिंग के बाद पर्दा हट गया है। और खबरें ये सामने आ रही हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम का मुकाबला पाकिस्तान के साथ हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि बीसीसीआई इस आयोजन की मेजबानी करेगा और एशिया क्रिकेट कप सितंबर में आयोजित होगा, लेकिन सभी मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में खेले जाएंगे। भारत भी अपने मैच दुबई में खेलेगा। लेकिन इन सब के बीच आज देश पूछ रहा है, आखिर क्यों भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है? क्योंकि देश ने हाल ही में पहलगाम का आतंकी हमला देखा है और इसे हम भुला नहीं पा रहे। ये आक्रोश दुश्मन के खिलाफ अभी तक हर एक भारतवासी के जहन में जिंदा है। सूत्रों के मुताबिक इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान दोनों एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे, यानी दोनों का मुकाबला ग्रुप स्टेज में होना तय है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बैठक 24 जुलाई को ढाका में हुई, जिसमें फैसला लिया गया। बैठक में बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने वर्चुअली हिस्सा लिया था। लेकिन इन सब के बीच आज देश पूछ रहा है कि आखिर भारत पाकिस्तान से मैच क्यों खेल रहा है? अगर भारत सारे रिश्ते पाकिस्तान से खत्म कर चुका है तो पिच पर क्यों रिश्ता बरकरार रखा जाए? भारत ये पहले ही साफ कर चुका है कि हम पाकिस्तान को पानी तक नहीं देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे भारतीय सेना ने आतंकियों को नेस्त नाबूद किया था, उसके बाद कई सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने आवाज बुलंद की थी और भारत के खिलाफ जहर उगला था। इसलिए पूरा देश यही कह रहा है कि अगर पाकिस्तान से हर रिश्ता खत्म करना है तो क्रिकेट का रिश्ता क्यों बरकरार रखा जाए? हर भारतीय यही कहना चाहता है और राष्ट्र सर्वोपरि में भी हम यही कहेंगे कि भारत पाक के बीच मैच नहीं होना चाहिए। यह मैच नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी अपनी बात पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि पाकिस्तान से सिर्फ एक साजिश नहीं होती है, पाकिस्तान से कई सारी साजिशें होती हैं और उसमें से एक साजिश है धर्मांतरण की। और आज इस धर्मांतरण पर मैं सबसे बड़ी गवाही कह रहा हूं, तो इसके पीछे की वजह है, जिनका धर्मांतरण किया जा रहा है ना, वो लोग नर्क में हैं, नर्क में। और आज खुलासा हुआ है, ये लोग ऐसे धर्मांतरण करते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा। आपकी बेटियों पर इनकी नजर रहती है, ये उन्हें जाल में फंसाते हैं और फिर आतंकी बनाना चाहते हैं। लेकिन आज ये पाकिस्तान की साजिश, धर्मांतरण गैंग की साजिश कैसी रची जा रही है, ये आपको सुनना चाहिए। गौर से सुनिए जरा। देश के अंदर जिहादियों की पूरी फौज बन चुकी है।
दिल्ली, इंदौर, बरेली, शाहजहांपुर, बलरामपुर, आगरा, मतलब हर जगह देश को खोखला और इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए धर्मांतरण के साथ आतंकियों की टोली जुट गई है। और हम आज आगरा के धर्मांतरण गैंग पर जो खुलासा करने वाले हैं वो आपको हैरान और परेशान दोनों कर देगा। धर्मांतरण गैंग हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कर उनको आतंकी बनाने की साजिश रच रहा था। ममता, पल्लवी, सृष्टि सभी हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके आतंक की राह पर ले जाने की तैयारी थी और आगरा से गिरफ्तार अब्दुल रहमान 100 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुका है। तो हिंदू हो आप? नहीं, मैं मुसलमान हूँ। इससे पहले क्या थी? इससे पहले हिंदू थे आप। तो कब आप मुसलमान हुई? मैं तो 2021 में। किसका घर है? अब्दुल रहमान का घर है। अब्दुल रहमान के यहाँ कब से रह रही हो आप? मैं तो फरवरी से। यहाँ आपको कौन छोड़ के गया था? हाँ, मेरे जुनैद छोड़ के गए। हैं? जुनैद कौन है? अभी निकाह किया था जी, हस्बैंड है। सुना आपने, चेहरे पर पसीना और मुस्लिमों वाला नकाब। डर इतना कि लग रहा है बस अगले कुछ घंटों में अब्दुल इनको मार ही देगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। ये कौन है लड़की? ये लड़की आई तो 4-5 महीने हो गए। अच्छा, किसी के थ्रू ही आई थी। किसके थ्रू आई थी, नाम बताइए। तो मुझे भी नहीं जानते, वही जानते हैं। तो ये लड़की को जानते हो? ये तुम्हारे घर में मिली है? कब से रह रही है यहाँ? ये जनवरी फरवरी से है यहाँ पर। 4-5 महीने हुए हैं। तो क्यों रह रही है यहाँ पे? ये कोई है, किसी ने अब्बा से कहा था कुछ के 4-5 महीने के लिए रख लो कुछ। अब तो आप समझ गए होंगे कि लड़की में इतना खौफ क्यों था। जल्लाद जैसी शक्ल और कसाई जैसी वेशभूषा। मासूम सी लड़कियों में डर भी जायज था, लेकिन जब उसे छुड़ाया गया तो उसने बेधड़क पूरी आप बीती बता दी। फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ मतलब प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर ला के उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया और अब्दुल रहमान के घर जो मैं एक बंधक की तरह भी रह रही थी। तो जब अब्दुल रहमान को पकड़ा गया तो मुझे भी वहाँ से लाया गया। मैं आगरा पुलिस का और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि मैं यहाँ से निकल गई। हरियाणा की लड़की का ब्रेन वॉश कर शिफा बना दिया गया। और ये वीडियो दिल्ली के मुस्तफाबाद में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर का है, जिसे आगरा पुलिस ने रेड के दौरान बनाया था और बंधक मुक्त करवाकर उसे परिवार वालों के साथ हरियाणा भेज दिया गया है। राष्ट्र सर्वोपरि में हम बार बार आपसे कह रहे हैं, सावधान हो जाइए। अपने आसपास रहने वाले ऐसी लोगों पर निगाह रखिए और अपनी बेटियों पर भी, क्योंकि इन जल्लादों की नजर हमेशा आपकी बेटी पर रहती है। आपको सावधान रहना है, आगाह हमने कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए हैं जो आपके बिल्कुल काम की है। ये दिख रहे हैं आपको, ये हैं यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। हम लिख रहे हैं कि इनका फ्यूज ऑन हो गया है। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम लगातार जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनकी परेशानी को उठा रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। बिजली की समस्या है, ये मानना पड़ेगा। ये समस्या क्यों है, इसका हल निकालना चाहिए, इसलिए हम राष्ट्र सर्वोपरि में ये मुद्दा उठाते आए हैं। और अब मंत्री जी जाग गए हैं। मंत्री जी ने बैठक ली और इस बात को माना है कि हाँ, समस्या तो हुई है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि ये समस्या क्यों हुई है ये आपको बताना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान भी करना पड़ेगा, क्योंकि जनता अगर परेशान होगी तो राष्ट्र सर्वोपरि में हम उस मुद्दे को उठाएंगे। और देखिए उसका असर कैसे होता है। आज मंत्री जी ने खुद अधिकारियों से क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा, नाम तो आपने कुछ दिनों से लगातार सुना ही होगा और पिछले कुछ दिनों में आपकी टीवी स्क्रीन पर इनके कारनामे भी आपने देखे होंगे। अब भीषण गर्मी में जैसे ही लाइट जाती है, बिजली विभाग के अधिकारी और ऊर्जा मंत्री का नाम याद आता है और फिर वही ऊर्जा मंत्री आपके बीच, आपके सामने आ जाए तो आप क्या करेंगे? सवालों की बौछार कर देंगे। बिजली कब आएगी? ट्रांसफार्मर कब बनेगा? कब भीषण गर्मी से निजात मिलेगी?
अब मंत्री जी के पास इतनी शिकायतें आ गई हैं कि वो परेशान हो गए और फिर बुला लिया बिजली विभाग के अधिकारियों को और रोने लगे अपना रोना। वो पहले आपको सुनवाते हैं। इतना हमारा बाल क्यों नोचा जा रहा है भाई? हमारी हाजिरी में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, हमारे देखते देखते विधायक और जनप्रतिनिधि हमको गाली दे रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, और आप कहते हैं कि सब ठीक है कागज पे। आप लोग जनता से एकदम जुड़े हुए नहीं हैं। एसी ऑफिस में बैठ करके रिपोर्ट तैयार कर देना बहुत आसान होता है, तो ये रिपोर्ट सुनने का कोई मतलब नहीं है आप लोगों की। आप लोगों ने मैं आज बहुत ही नाराज, बहुत ही दुखी होकर के यहाँ आया। सुना आपने, विभाग की बैठक में मंत्री जी का पारा तो सूर्य देवता से भी ज्यादा चढ़ गया। मंत्री जी ने यूपीपीसीएल चेयरमैन आईएएस आशीष गोयल को भी खरी खोटी सुना दी। मैं फिर आशीष आपको भी कह रहा हूँ कि हम एक पब्लिक यूटिलिटी चला रहे हैं, पब्लिक सर्विस चला रहे हैं। ये कोई बनिया की दुकान नहीं हम चला रहे हैं, पैसा नहीं दिया सामान नहीं मिलेगा, सामान हमको देना पड़ेगा। क्या व्यवस्था आप लोग चला रहे हो? मंत्री जी इतना परेशान हो चुके हैं कि कुछ पूछिए मत, लेकिन दुखी भी हैं। और आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि इनके अधिकारियों की वजह से जनता परेशान है और जवाब तो इनको ही देना पड़ेगा। इससे पहले मंत्री जी मथुरा पहुंचे थे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए, तो महिलाओं ने काली पट्टी बांधकर उनका विरोध किया था और बांके बिहारी मंदिर में मंत्री जी दर्शन तक नहीं कर पाए। मंत्री ए.के. शर्मा जहां जाते हैं वहां उनसे पूछा जाता है एक सवाल की बिजली कब सुधरेगी। कुछ दिन पहले ए.के. शर्मा ने सुल्तानपुर पहुंचकर गांव वालों ने जब बिजली कटौती की पीड़ा बताई तो जवाब नहीं दिया, बस फिर क्या था, वो भगवान को याद करने लगे। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे में 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एसडीओ बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। हम लोग बहुत परेशान हैं। इन्हीं सब वजह से मंत्री जी सवालों के घेरे में आ गए हैं, परेशान भी हैं। अधिकारियों को अपने बाल बचाने की अपील तक कर रहे हैं, जनता की गालियों से बचाने का निवेदन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बैठक में भी मन ही मन यही कह रहे होंगे कि भगवान इन अधिकारियों से बचा ले। राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यही कि अगर बिजली विभाग की गाड़ी यूं ही भगवान भरोसे चलती रहेगी तो फिर जनता की समस्याओं के निदान के लिए मंदिर के चक्कर ही लगाने होंगे और कहना होगा कि भगवान ऐसे मंत्री जी को बदल दो। और राष्ट्र सर्वोपरि में आपके हित की खबर हम ऐसे ही दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। फिलहाल राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, लेकिन आज आपको जानकारी देता हूं गैजेट्स के बारे में। Realme 15 सीरीज 5G एक परफेक्ट AI पार्टी फोन लाता है आप तक खबरें बिना टाइप किए, बिल्कुल उसके AI एडिट जीनी की तरह, जो फोटोज एडिट करता है आपके वॉइस कमांड से। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद है, हर खबर के पीछे राष्ट्रहित होता है। मैं उस राष्ट्रहित की बात करूंगा। देखिए मेरे साथ राष्ट्र सर्वोपरि। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।